अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से मैं आज आपको बताने वाला हूँ थिंकर्स को पढ़ने का बेस्ट तरीका। दोस्तों मेरा नाम है संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस में। मैं आपको बताने वाला हूँ थिंकर्स को बेस्ट तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है। जब भी हम थिंकर्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हो सकते हैं, सोशल थिंकर्स हो सकते हैं, सोशियोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट में थिंकर्स होते हैं। एक इंसान के तौर पे उनको कैसे समझना है, उनकी थिंकिंग को कैसे समझना है, वो जो बोलते हैं उसको कैसे समझना है, सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। और ये वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट में मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कोई भी थिंकर आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हम थिंकर्स को पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, पहले आपके पास एक रीजन होना चाहिए। हम सब अलग अलग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, बहुत बार उनको समझने के लिए पढ़ते हैं, बहुत बार उनको डिबेट में इस्तेमाल कर पाए इसके लिए पढ़ते हैं। लेकिन जो गोल है वो है उनको समझ पाना, उनको याद कर पाना और उनको यूज कर पाना। अंत में गोल है उनका इस्तेमाल। अब जानने की कोशिश करते हैं थिंकर्स को पढ़ना इतना कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है। कॉम्प्लेक्स होने का सबसे बड़ा रीजन है कि संख्या बहुत ज्यादा है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में बात करेंगे, एटलीस्ट 200-300 नाम आपको याद करने पड़ेंगे, उनकी किताबें याद करनी पड़ेंगी, उनके कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे, और इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस कंफ्यूजन से कैसे बचा जा सकता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एक बात बताने की कोशिश करो, आप सबकी लाइफ में कम से कम 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग होंगे, उनके बारे में आप जानते हो, उसका नेचर जानते हो, कहाँ से है जानते हो, वो किसके साथ रिलेशनशिप में है ये भी जानते हो, उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, वो क्या खाना पसंद करता है। बहुत लोगों के बारे में हमें याद रहता है। वो क्यों याद रहता है और थिंकर्स के बारे में हम क्यों याद नहीं कर पाते, इस चीज का जवाब अगर आप दे पाएंगे तो आप ज्यादा बेहतर थिंकर्स को समझ। तो अब जानने की कोशिश करते हैं क्या स्टेप हम लेने वाले हैं। पहला स्टेप है थिंकर्स को सिचुएट करना। मान लो कि मैं प्लेटो के बारे में बात कर रहा हूँ, अरिस्टोटल की बातें कर रहा हूँ, तो बिना कॉन्टेक्स्ट के मैं बातें करूंगा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहला काम है, अगर मैं प्लेटो को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अरिस्टोटल को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैकियावेली को, रूसो को, या सोशल साइंसेस के अलग अलग थिंकर्स को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, पहला उनका ग्राउंड क्रिएट करूंगा, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करूंगा कि भाई वो कब एग्जिस्ट करते थे। क्या वो एंशियंट टाइम में थे, मिडाइवल टाइम में थे, मॉडर्न टाइम में थे, या 21st सेंचुरी के थिंकर्स हैं। अब ये बात जब मैं कर लूंगा तो मुझे पता लगेगा कि किन सवालों को जूझ रहे थे। जब भी हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं उसमें दो तीन बातें होती हैं। कॉन्टेक्स्ट जानने का मतलब होता है कहानी के फॉर्मेट में जानना। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो थिंकर्स की लाइन तो याद कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो थिंकर्स किस स्टेट का है, किस तरह के सवालों का जवाब दे रहा था, किस तरह के सिचुएशंस में था। इस वजह से आप बहुत बार याद नहीं कर पाते। तो पहले उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करो। अगर आप अरस्तु को पढ़ना चाहते हैं, अरिस्टोटल को पढ़ना चाहते हैं, प्लेटो को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एंशियंट ग्रीक सोसाइटी पता होना चाहिए कि सोसाइटी कैसे थी, इनइक्वालिटी को लेके वहां पे क्या चल रहा था। उसके पहले सोक्रेटिस थे, सोक्रेटिस के पहले सोफिस्ट थे, वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे, और उस कहानी में ये लोग कैसे फिट बैठते हैं। अगर आप किसी मूवी के एक कैरेक्टर को स्टडी करना चाहते हो तो पूरी मूवी जान जाओगे तो आप बहुत आसान होगा आपके लिए कि भाई ये बिहेव कर रहा था तो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था। तो कॉन्टेक्स्ट मतलब है उस हिस्ट्री में आपको जाना है, उस हिस्टोरिकल पीरियड में समझने की कोशिश करना है और उसकी कहानी जानने की कोशिश करना है एक इंसान के तौर पे। बहुत बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है जो पॉलिटिक्स में उन्होंने बोला है वही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप कहानी जान जाएंगे तो आप बहुत आसानी से रिलेट कर पाए। अगर आप जान जाएंगे कि सोक्रेटिस जो थे, प्लेटो के गुरु थे, उनको सजा दे दी गई, इसी वजह से वो डेमोक्रेसी से नफरत करते थे, तो एक कहानी के तौर पे आप याद कर पाएंगे। और कहानियां हमारे ब्रेन को बहुत अच्छे से याद होती हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में आपको उनकी पर्सनल कहानियां जाननी है, कुछ गॉसिप वाले पॉइंट भी जान सकते हो, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है गॉसिप को ज़्यादा पसंद करता है और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जब भी हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं उसमें पर्सनल बैकग्राउंड हो जाता है, कहाँ पैदा हुए, फैमिली, सारी चीज़ों के बारे में, उनकी पर्सनल चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ एक बात होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या चीज़ों को एड्रेस कर रहे थे, क्योंकि पहले कौन से थिंकर्स थे जिनसे वो सवाल करने की कोशिश कर रहे थे, जिनसे वो डिफर करने की कोशिश कर रहे थे, और कौन से सवाल थे जिससे वो जूझने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी थिंकर ऐसे तो नहीं बनता कि मैं कुछ सोचूंगा मैं थिंकर बन जाऊंगा। वो कुछ ना कुछ ओरिजिनल थॉट देते हैं, कोई ना कोई उनका आइडिया होता है जो पहले नहीं बताया गया है। अब उस आइडिया को अगर आपको पकड़ना है तो आपको कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि कौन से सवाल थे जिससे उस समय के लोग डील कर रहे थे और क्या उनको परेशान कर रहा था। प्लेटो को क्या परेशान कर रहा था, अरिस्टोटल को क्या परेशान कर रहा था, मैकियावेली को क्या परेशान कर रहा था, और वो परेशानी अगर आप जान जाएंगे तो आप कहानी को ज्यादा बेहतर जान जाएंगे। अब इसके बाद आता है उनके आइडियाज। अगर आप जानते हैं कि वो किस तरह के सवालों को डील कर रहे थे तो उन्होंने कुछ सोल्यूशन भी बताया होगा। जैसे प्लेटो को ये लगता था कि लोग जो हैं वो बहुत अच्छा नहीं सोच पाते क्योंकि वो रियलिटी को नहीं देख पाते। तो प्लेटो ने फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया, प्लेटो ने आइडियाज का कॉन्सेप्ट दिया, प्लेटो ने एलिगरी ऑफ केव का कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि लोग सही नहीं सोच पा रहे हैं, तो अगर इस तरह से करेंगे तो सही सोच पाएंगे। अरिस्टोटल को अलग दिक्कतें लगी कि प्लेटो ने जिस तरह से चीजों को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है वो कॉमन सेंस से बहुत दूर हो गया है। इसी तरह मैकियावेली के बहुत सारे सवाल थे कि एक कंसोलिडेटेड स्टेट कैसे बनेगा, रूलर्स कैसे मजबूत होंगे, तो उन सवालों के जवाब वो अपने तरीके से देने की कोशिश करते हैं। तो पहले आपको कॉन्टेक्स्ट जानना है, फिर आपको सवालों को पकड़ना है, सवालों के बाद फिर उनके जवाब कौन से हैं उन जवाब को पकड़ना है। ये तीन काम आपने कर लिए तो कहीं ना कहीं आप थिंकर से थोड़ा सा एसोसिएट कर पाएंगे, उनको बेसिक आप समझ पाए। और ये पहली स्टेज होती है किसी भी थिंकर को समझने का, उनके कॉन्टेक्स्ट, उनके सवाल, उनके जवाब। और जवाब मतलब जो भी की आइडियाज हैं, किसी भी थिंकर के 8-10 की आइडियाज होते हैं। प्लेटो के बारे में बात करोगे, फिलोसफर किंग, एलिगरी ऑफ केव, जो और भी कॉन्सेप्ट है अरिस्टोटल के, मैकियावेली के, उन लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये काम आपने कर लिया।
उसके बाद आता है लिंकेज का। अब बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि डे वन से वो लिंक कर सकते हैं एक थिंकर से दूसरे थिंकर से। नहीं कर पाएंगे आप। थिंकर्स को लिंक करने के लिए आपको सबके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मान लो कि मुझे कनेक्ट करना है अरिस्टोटल को हेना अरेंट से, या मुझे कनेक्ट करना है अरिस्टोटल को प्लेटो से, तो दोनों के बारे में बेसिक जानकारी होगी तभी तो मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। तो पहले 3 लेवल की जानकारी हासिल करो, कॉन्टेक्स्ट, सवाल और सोल्यूशन। उसके बाद लिंक करने की कोशिश करो। लिंकेज के अलग अलग तरीके होते हैं जहां पे आप कैटेगरीज बना सकते हैं। कैटेगरीज कैसे बनती हैं? मान लो कि मैं एंशियंट ग्रीक फिलोसफी की एक कैटेगरी बना लेता हूँ, वहां पे 5-6 थिंकर्स होंगे, उनको मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ। ज्यादातर इंपॉर्टेंट एरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस ही हैं, लेकिन कुछ और थिंकर्स भी हैं जो थोड़ा अलग बोलते हैं। फिर मैं इसी तरह से एक मेडिवल के थिंकर्स बना सकता हूँ, फिर उसी तरह से मैं आगे आके मॉडर्न के थिंकर्स बना सकता हूँ। ये तो एक तरीका हो गया जहाँ पे हम क्रोनोलॉजी के माध्यम से कैटेगराइज करते हैं। दूसरा तरीका लिंक करने का है आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, कि लिबरल स्कूल में यकीन करने वाले थिंकर्स कौन से हैं, मार्क्सिस्ट में कौन कौन से हैं, सोशल डेमोक्रेसी वाले कौन कौन से हैं, नियो लिबरल कौन से हैं, लिबर्टेरियन कौन कौन से हैं। तो उस तरह से हम कैटेगरी करेंगे। जैसे मैं लिबरल थिंकर्स की बात करूंगा तो मैं जॉन लॉक से शुरू करूंगा, जेएस मिल आ गए, फिर टीएच ग्रीन आ गए, ऐसे आते जाएंगे। अगर मैं फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल की बात करूंगा तो वो कैटेगरी जो बनाने की कला है ना, उससे आप लिंकेज कर पाते हैं। कि अगर मुझे पता है कि मार्क्स कैसे सोचते हैं, फिर ग्रामसी कैसे सोचते हैं, अल्थुजर कैसे सोचते हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले कैसे सोचते हैं, तो इस तरह से कैटेगरी बनाने से क्या होगा कि एक क्लबिंग हो जाएगी कि लोगों के बीच ये कुछ चीजें बेसिक होंगी और कहीं कहीं वो डिफर कर रहे होंगे। तो लिंकेज का तरीका यही है, एक तो हिस्टोरिकल तरीके से आप देखेंगे, दूसरा जो आइडियोलॉजिकल बेसिस है, कैटेगरीज हैं, उनको आप फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे। और बहुत बार बच्चे क्या सोचते हैं कि एक आइडियोलॉजी में कोई फिट बैठ गया तो दूसरे में नहीं बैठेगा। जैसे मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स की बात करूंगा तो उसमें आपके लॉक आ जाएंगे, रूसो आ जाएंगे, थॉमस हॉब्स आ जाएंगे। अब तीनों अलग अलग है, इनका विरोध करने वाले भी बहुत बार लिबरल थिंकर्स हो सकते हैं। तो उस तरह से समझने की कोशिश करो कि इनके कॉन्सेप्ट कौन से हैं, कौन कौन से टूल्स लोगों ने यूज करे हैं, किन लोगों ने सिमिलर टूल्स यूज करे हैं, किन लोगों ने थोड़ा अलग सोच के यूज करा है। तो जैसे जॉन रॉल्स और उसके साथ अमर सेन, इन लोग को आप क्लब कर सकते हैं। तो ये क्लबिंग का तरीका हो गया जहां पे आप ईयर वाइज भी कर सकते हैं, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कर सकते हैं, किस तरह का वो टूल्स यूज करते हैं उसके दम पे भी आप लिंक कर सकते हैं। एक और तरीका होता है जिससे हम डिबेट के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिबेट हम लोग को बहुत याद रहता है। तो मान लो कि मुझे अरिस्टोटल और प्लेटो को समझना है तो मैं डिबेट के माध्यम से भी समझ सकता हूँ कि अरिस्टोटल इस पे क्या कहते हैं, प्लेटो क्या कहते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर नॉजिक और रॉल्स के बीच में क्या डिबेट है, लॉक और थॉमस हॉब्स के बीच में क्या डिबेट। ये एग्जांपल्स लेने का गोल यही है कि आप कनेक्ट कर पाएं कि भाई इन चीजों को समझने का केवल एक लीनियर तरीका नहीं है कि आपने किताब उठाई, रट्टा मार लिया वहीं से। लिंकेज ही आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज देता है बाकी लोगों के यहाँ। क्योंकि एक स्टेटमेंट आएगा, 4 राइटर पूछ देंगे, आप नहीं बता पाएंगे। वो आप तभी बता पाएंगे या तो आपने याद करा है स्टेटमेंट, या तो आप उस आइडियोलॉजी को समझते हैं, उस थिंकर को समझते हैं। अगर आप थिंकर को समझते हैं तो आपको पता लग जाएगा यार ये वाला तो ये नहीं बोलेगा। अगर कोई भी फ्री मार्केट के बारे में बातें बोलना है या टैक्सेशन नहीं होना चाहिए ये बोलने का है, और वहां पे जॉन रॉल्स का ऑप्शन है, आप बिल्कुल बोलेंगे कि जॉन रॉल्स ये नहीं बोल सकता, लेकिन नॉजिक बोल सकता है। तो इस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश। मैं बहुत बार देखने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। देखो, रट्टा आपको तब मारना है जब लास्ट स्टेज है, कॉन्टेक्स्ट को समझने में, सवाल को समझने में, थिंकर्स के आइडियाज को समझने में, लिंकेजेस को समझने में रट्टा मत मारो, उनको समझने की कोशिश करो। एक बार ये बेस तैयार हो गया तो की स्टेटमेंट क्या है, की किताबें कौन सी हैं, की बुक्स कौन सी हैं, उनको आप रट्टा मार सकते हैं। लेकिन पहली स्टेज पे रट्टा मारोगे तो सब भूल जाओगे। अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं थिंकर्स को आप बेटर जान सकते हैं। उसके बाद एक तरीका आपको करना है कि सारे थिंकर्स को कोशिश करो कि बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस में आप नोट कर पाएं। कौन कब पैदा हुआ है, कौन किस दौर का है, किस तरह के सवालों को एड्रेस कर रहा था, एक क्रोनोलॉजी बनाने की कोशिश करो। फिर किताबों को भी एक जगह कंपाइल करने की कोशिश करो, आप बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी ट्रिक्स होती हैं कि सबकी फोटो आपके पास होनी चाहिए, सबके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ डिटेल्स होनी चाहिए। किताबें जो लिखी हैं उनके फीचर्स आप देख सकते हैं, कलर्ड नोट्स देख सकते हैं, उनकी फोटोज देख सकते हैं, जहां से भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। केवल ब्लैक एंड व्हाइट पे याद करोगे याद नहीं होगा। उनकी फोटो देखने की कोशिश करो, उनकी लाइफ समझने की कोशिश करो, एक इंसान के तौर पर उनको देखने की कोशिश करो। और ये सारे काम अगर आप करते हैं आप थिंकर्स को बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। इसके अलावा हम लोग नोट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे मैं ऐसे ही फनी तरीके से आपको थिंकर से कनेक्ट कर पाऊँ, उनके बारे में गॉसिप बता के, उनकी फोटो के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, फनी फैक्ट्स के माध्यम से। जिसको भी वो किताबें चाहिए कमेंट करके बताना। हम लोग नेट जेआरएफ सीयूटी पीजी के लिए भी पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग नोट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोर्सेस लेने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ऐप भी आ गया है पॉलिटिकल अफेयर्स नाम से, वहाँ भी कनेक्ट करने की कोशिश करो। और इसी तरह की वीडियोस हम लाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताओ, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपका फेवरेट थिंकर कौन सा है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।